हेलो एवरीवन, सो दिस इज अनदर टेस्ट ऑफ हिस्ट्री और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से पहले देख रहे थे, वो अभी कंटिन्यू होगा। टेस्ट नंबर 19 है। तो मॉडर्न हिस्ट्री से रेगुलर सवाल आते हैं, आपको दिखता है। और बहुत पीवाईक्यू आप करेंगे तो जो ऑप्शंस है वो आपको हेल्प कर जा रहे हैं इन अनदर क्वेश्चन, ये भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है। तो एज आवर मॉडल गोस, विल बी फर्स्ट डिस्कसिंग टू कोट्स जो कि या तो एसए में आ रखे हैं या एथिक्स में, एंड देन विल डायरेक्टली जंप टू आवर क्वेश्चंस। ठीक है। और मैंने आपको कहा है कि मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत बार आप हो सकता है दिमाग नहीं लगा पाए। टाइमलाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपको फैक्ट्स अच्छे से पता होने चाहिए बहुत सारे केसेस में। ठीक है। तो ए स्माइल इज द चोजन व्हीकल ऑफ ऑल एम्बिग्विटीज, ये 2022 में ऐसे आया। एग्जाम में ये ऐसे चूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बिकॉज यू माइट बी थिंकिंग दैट यू लैक नंबर ऑफ डायमेंशंस। बट स्माइल्स के बारे में बताता है, द एम्बिगुअस नेचर ऑफ स्माइल के बारे में बता रहा है कि इवन इफ समवन इज स्माइलिंग डज नॉट मीन ही और शी इज इन कॉन्सोनेंस विथ योर थॉट्स और अग्री विद इट, है ना। इट हैज अ डिफरेंट मीनिंग ऑल टुगेदर। ठीक है। तो आप इसको आर्ट एंड लिटरेचर में कैसे स्माइल को पोर्ट्रे किया है, साइकोलॉजी क्या है, सोशल एंड कल्चरल इंप्लीकेशंस, हिस्टोरिकल आप बहुत सारा दिखा सकते हैं। स्माइल जो है कॉज ऑफ वॉर, महाभारत का आप एग्जांपल दे सकते हैं। ऐसे कहा जाता है कि दुर्योधन जब महल में गया था तो वो पता नहीं चला था और वो गिर गया था। तो उसको देख के द्रौपदी जी जो थे, सी स्माइल, तो एंड दैट स्माइल हर्ट द ईगो, है ना। तो ईगो हर्ट हो गया, एंड फिर महाभारत और ये सब बहुत सारी चीजें, है ना। तो लेयर ऑफ मीनिंग, इंटेंट, इमोशन, यूनिवर्सल लैंग्वेज है। स्माइल के बारे में अच्छी बातें भी कहनी है। स्माइल इज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज। डिप्लोमेटिक इंटरेक्शंस में स्माइल्स आर एक्सचेंज इवन इफ देयर आर अंडरलाइंग टेंशन। स्माइल कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है। जैसे मोनालिसा का एनिग्मेटिक स्माइल हैज इंट्रूड ऑडियंस फॉर सेंचुरीज, डज नॉट, मतलब उसका पता ही नहीं चल रहा है जॉय है, मेलनकोली है और कुछ और है। ये दे सकते हैं बहुत। अगर अभी पहले से तो एग्जाम में डायरेक्टली याद नहीं रहेगा, बट नाउ यू हैव रेड इट, यू कैन यूज समवेयर एल्स आल्सो। कि शेक्सपियर का जो हैमलेट है नॉवेल, उसमें लिखा है कि वन मे स्माइल एंड बी अ विलन। ठीक है। तो बेसिकली दिस इज अ वेरी, इफ यू समवन नोज दिस इज अ वेरी गुड कोट टू स्टार्ट इवन। वन मे स्माइल एंड बी अ विलन। ठीक है। तो जैसे कुछ कुछ सोसाइटी एंड कल्चर इम्प्लीकेशंस ऐसा होता है कि दैट यू हैव टू स्माइल वेदर यू आर फीलिंग गुड और नॉट, है ना। So that is what ambiguities of a smile are. So considering various dimensions, we can write essay on this. Okay. तो इसमें बहुत क्विकली करेंगे हम लोग, क्योंकि क्वेश्चंस अब रिपीट होने शुरू हो चुके हैं। एंड यू विल हैव एन आइडिया जब आप पीवाईक्यू कर लेंगे, तो जब आप बुक पढ़ रहे होंगे तो किन किन बातों पे ध्यान देना है, कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं, तो वो आपको हेल्प करेगा अपने बुक को रिवीजन करने में। ठीक है। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडिया, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द व्हाइटली कमीशन। ठीक है। व्हाइटली कमीशन का क्या पर्पस था? टू रिव्यू द फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, टू रिपोर्ट ऑन एग्जिस्टिंग कंडीशंस ऑफ लेबर एंड टू मेक रिकमेंडेशंस, टू ड्रॉ अप अ प्लान फॉर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। ये तो व्हाइटली फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के बारे में तो एकदम ही नहीं पढ़ते हैं, तो इसको तो हटा दो। ठीक है। टू डेवलप ए कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम, ये भी हटाओ, कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम उस सब कहाँ आएगा। ठीक है। अब ये दोनों में देखते हैं। टू रिव्यू फिटनेस ऑफ इंडिया एंड फर्दर पॉलिटिकल रिफॉर्म, ये टू रिपोर्ट एन एग्जिस्टिंग कंडीशंस ऑफ द लेबर एंड टू मेक रिकमेंडेशन। तो आंसर है बी। ठीक है। ध्यान रखना, व्हाइटले कमीशन कब आया है? 1929 में आया है। ठीक है। क्या है काम? टू रिपोर्ट ऑन एग्जिस्टिंग कंडीशंस ऑफ, टू रिपोर्ट ऑन एग्जिस्टिंग कंडीशंस ऑफ लेबर एंड टू मेक रिकमेंडेशन। ठीक है। जॉन हेनरी व्हाइटले। अब देखते हैं। Which one of the following revolts was made famous by बंकिम चंद्र चटर्जी in his novel आनंद मठ? बहुत बार पढ़ रखे हैं हमने ये सन्यासी रिबेलियन को। बंकिम चंद्र चटर्जी लास्ट टाइम भी हमने देखा था, ये क्वेश्चंस रिपीटेड है ना। सन्यासी रिबेलियन तुम्हारा 1763 से लेके 1800 आसपास ऑन एंड ऑफ हो रहा होगा। कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है 1765 में आया, दीवानी दे दिया गया। तो जो पिलग्रिमेज हर बार हर साल होते थे, और तो मतलब उनको परेशान किया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो इन सब चीजों को हाईलाइट किया गया किसमें? जो बंकिम चंद्र जी का चटर्जी जी का आनंद मठ है, उसमें हाईलाइट किया गया सन्यासी रिबेलियन को। ठीक है। विच अमंग्स द फॉलोइंग प्रोवाइडेड अ कॉमन फैक्टर फॉर ट्राइबल इंसर्शन इन इंडिया इन 19th सेंचुरी? मतलब कि ट्राइबल इंसर्शन के लिए कौन सा कॉमन फैक्टर है? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड टैक्सेशन ऑफ, देखते हैं टैक्सेशन प्रोडक्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन रिलीजन मिशनरीज इन ट्राइबल एरियाज। ठीक है। rise of large number of money lenders and traders and revenue farmers and middlemen, the complete disruption of the old agrarian order,
ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज। तो ये देखो कॉमन फैक्टर कहीं कहीं ये हो भी सकता है ना, पर उनका एग्रीगेरियन वाला ये जो था ये सबसे कॉमन फैक्टर था, जिनकी वजह से उनका जो ओल्ड ऑर्डर है कहीं कहीं कंसोलिडेट कर लिया जा रहा है, कहीं उनको रिप्लेस किया जा रहा है, कहीं उनको कॉमर्शियल क्रॉप उगाने के लिए कहा जा रहा है, तो है ना। तो कंप्लीट डिस्ट्रप्शन ऑफ द ओल्ड एग्रीगेरियन ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज, ये कॉमन फैक्टर था, ठीक है। What was the reason for Mahatma Gandhi to organize a satyagrah or on behalf of the peasants of खेदा, ठीक है। देखते हैं। The administration did not suspend the land revenue collection in spite of a drought, सही बात है, ऐसा हुआ था। The administration proposed to introduce a permanent settlement in Gujarat, ऐसा तो हम लोग एक बार भी नहीं पढ़ते हैं खेदा के बारे में, पढ़ते हैं ऐसा, नहीं तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया। सिंपल सा सवाल था। खेदा सत्याग्रह कब हुआ है? 1918 में हुआ है, कि गवर्नमेंट से डिमांड की जा रही थी कि भैया लैंड रेवेन्यू सस्पेंड कर दिया जाए क्योंकि ड्रॉट आया है, वो नहीं किया जा रहा था, ठीक है ना। द डिमांड फॉर ते भागा मतलब वन थर्ड मूवमेंट इन बंगाल वॉज। अब आप पढ़ेंगे तो ते भागा ऐसा था, कुछ जमींदार को पहले वन हाफ शेयर मिलता था, अब उसको वन थर्ड शेयर मिलेगा, ठीक है, ऐसा कुछ था, ठीक है। देखते हैं। द रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ द लैंडलॉर्ड वन हाफ टू वन थर्ड, सही लग रहा है। द ग्रांट ओनरशिप ऑफ लैंड टू पीजेंट्स एज दे वेर एक्चुअल, एकदम गलत बात है ना, मतलब पीजेंट्स को दे दे। द अपरूटिंग ऑफ, ये भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। राइटिंग ऑफ, ये तो एकदम काट ही दो, है ना। तो ये भी देख के, स्टेटमेंट देख के भी अगर आपको नहीं भी पता था, देन ऑल्सो यू कैन डू 10 भाग वन थर्ड के बारे में कह रहा है, वर्ड एसोसिएशन से आप इसको बना सकते थे, ठीक है। द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929, ट्रेड डिस्प्यूट प्रोवाइड फॉर व्हाट? द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ओके। द आर्बिट्ररी पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट टू क्वेल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, आर्बिट्ररी पावर। द इंटरवेंशन ऑफ द ब्रिटिश कोर्ट इन द इवेंट ऑफ अ ट्रेड डिस्प्यूट, ठीक है। अ सिस्टम ऑफ ट्राइब्यूनल एंड बैन ऑन स्ट्राइक्स। देखो ये आंसर है इसका डी, इसका आंसर डी है, क्योंकि वहां पे स्ट्राइक बिना परमिशन के अलाउड नहीं था ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट में। और कोर्ट मतलब कि प्रोवाइडेड फॉर इंक्वायरी ऑफ कोर्ट एंड बोर्ड्स कंसिडर इन्वेस्टिगेट ट्रेड सेटलमेंट, मतलब कोर्ट दे दिया गया था ट्रेड सेटलमेंट्स की, ठीक है। ये एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है। द पार्टिसिपेंट वर्कर्स मैनेजमेंट टू आर्बिट्ररी पावर इज द इंटरवेंशन ऑफ ब्रिटिश कोर्ट कह रहा है इन द इवेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट, ठीक है। तो ट्रेड सिस्टम ऑफ ट्राइब्यूनल्स एंड बैन ऑन, तो इन दोनों में से आंसर होना चाहिए था, ठीक है। तो ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट लग रहा है, यही आंसर है, ये स्टैटिक में भी रहता है, ठीक है। अब देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1881 was passed with a view to fix the wages of the industrial worker and to allow the workers to form ट्रेड यूनियन। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1981 में आया है, वर्कर को अलाउ कर दिया ट्रेड यूनियन में, तो इतना बाद में ट्रेड डिस्प्यूट्स में नहीं किया, तो वर्कर को कहां से अलाउ कर देगा फैक्ट्री, तो दिमाग लगा सकते हैं। एनएम लोखंडे वाज प्रायरिंग ऑर्गेनाइज लेबर मूवमेंट, एनएम लोखंडे के बारे में पढ़े होंगे, तो लेबर मूवमेंट ऑर्गेनाइज करने में ये थे, ठीक है, ये सही बात है। अच्छा, एनएम लोखंडे जी के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। बॉम्बे बॉम्बे मिल्स हैंड एसोसिएशन 1884 को फाउंड किए थे, ठीक है। बॉम्बे मिल्स हैंड एसोसिएशन को एनएम लोखंडे जी 1884 में फाउंड किए थे, ठीक है। आफ्टर संथाल अपराइजिंग के बाद, जब संथाल अपराइजिंग सबसाइड हो गया, व्हाट वेयर द मेजर या मेजर्स टेकन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, क्या लिया गया था? द टेरिटरीज कॉल्ड संथाल परगनास वेयर क्रिएटेड, एकदम सही बात है, संथाल परगना क्रिएट हुआ था, ठीक है। इट बिकेम इलीगल फॉर अ संथाल टू ट्रांसफर लैंड टू नॉन संथाल, ये भी एकदम सही बात है, ठीक। आंसर सी हो गया। इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, इंडो कल्टीवेशन डिक्लाइन हो गया, क्यों क्यों डिक्लाइन हो गया? पीजेंट रेसिस्टेंस टू द ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स, ऐसा तो नहीं हो ऑपरेसिव की इतना उभर के पीजेंट्स कहें कि हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज ब्रिटिशर्स वेर टू मच अत्याचारी, ठीक है, ये तो नहीं होगा। इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन, ये हो सकता है। नेशनल अपोजिशन, ये तो इतना बड़ा इशू नहीं था, गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर प्लांट है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? बी, ठीक है। सिंथेटिक डाई वगैरह आ गया था उस समय, इसके वजह से उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो घट गई थी, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलान द ग्रेट टुमुल्ट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। ये क्वेश्चन मेरा एग्जाम में गलत हो गया था, एंड मतलब ये गलत करने की वजह से ही आई कुड नॉट गॉट सेलेक्टेड एक बार, जो मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो इसलिए ये क्वेश्चन याद है मुझे और काफी अच्छे से याद है। नहीं गलत होना चाहिए था, मैंने एकदम ही पीवाई क्यू नहीं देखा था, पीवाई क्यू में भी कितनी बार ये सवाल आ चुके हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे सवाल गलत नहीं करने हैं। कभी कभी ऐसा हो आप छोड़ भी देते तो भी सिलेक्शन हो जाता है, तो ठीक है, वेरी क्लोज मार्जिन रहते हैं कभी कभी, तो ट्राई मिनिमाइजिंग योर निगेटिव मार्क्स, ठीक है। नहीं होने चाहिए, मतलब सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है यार,
10 का डी, ठीक है। और ये मापिला रिवेलियन केरला वाला इंडिगो या उसका रिवॉल्ट, ये सब हम लोग जानते हैं, ठीक है।